दोस्तों राहुल गांधी कोई फेल्ड आदमी नहीं, बस कमी इतनी है कि गलत प्रोफेशन में है। अगर राहुल गांधी पॉलिटिशियन होने की बजाय स्टैंड अप कॉमेडियन होते तो आज बड़े सक्सेसफुल होते और शायद कपिल शर्मा को भी फेल कर चुके होते, लेकिन गलत प्रोफेशन में होने की वजह से राहुल गांधी बेचारे फेल हो गए। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक नया वीडियो उनका वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मतलब सिर्फ गले लगना है गया है, यानी कि गले लगने वाला वीडियो आपने देखा ही होगा जो उनका काफी वायरल हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान है ये असल में दिखाता है कि राहुल और विपक्ष की सोच में कितना विरोधाभास है, क्योंकि जब आप कांग्रेस के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो आपको समझ में आता है कि गले मिलने की राजनीति आखिर कहां से शुरू हुई। इसलिए हम आज बात करेंगे थोड़ी पहले की, इनकी परिवार की विदेश नीति की बात करेंगे। नेहरू जी तक जाएंगे, नेहरू जी को छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा किस्सा मैं नेहरू जी का आपको बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों राहुल गांधी को लगता है कि विदेशी नेताओं से गले मिलना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो इनको जरा अपनी दादी की यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरें और ये वीडियोस देखने चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि खुद विदेशी नेताओं से जिस तरह से गले मिलती हैं उसे देखकर तो राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि वो किस बात पर पीएम मोदी को घेर रहे थे। अब दोस्तों ये जो गले मिल रही हैं इंदिरा गांधी जी, ये मिल रही हैं फिदेल कैस्ट्रो से, जो कि क्यूबा का तानाशाह था, यानी कम्युनिस्ट था और इसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वहां पे थी नहीं, तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया और हालत ये कर दी कम्युनिज्म के चक्कर में कि लोग क्यूबा के दूध और ब्रेड की लाइनों में लगते थे। यानी कि वहां का एक आम आदमी कितनी ब्रेड खाएगा और कितना दूध पिएगा वो ये आदमी तय करता था, जिसके गले इंदिरा गांधी जी लग रही हैं। यानी कि एक तानाशाह, एक डेमोक्रेटिक देश की प्रधानमंत्री एक तानाशाह के गले लग रही है। क्या कहना चाहिए इस बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आप। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये वीडियो राहुल गांधी ने ना देखा हो या ना पता हो, कम से कम उनकी टीम के लोगों को तो पता होगा। अब ये हो सकता है कि गले मिलने में कोई पीक डिटेलिंग होती हो, कोई आम इंसान गले मिले तो वो अलग तरह की चीज है, राहुल गांधी उनका परिवार गले मिले तो फिर वो अलग तरह का मिलना है। हो सकता है उनके गले मिलने से भारत डेवलप होता हो और आज गले मिलने से भारत ने डेवलप होना बंद कर दिया। वैसे भी ये बारीक गणित है जो कि सिर्फ राहुल गांधी समझ सकते हैं, हमारे ऐसे लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप में से किसी के समझ में आया तो वही कॉमेंट में लिख के आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी के दूसरे फैमिली मेंबर, यानी कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की। देखिए यहाँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अब नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके जो किस्से हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं, वो आज की युवा पीढ़ी को यानी जैन जी को जरूर देखनी चाहिए कि भाई पता तो चले कि नेहरू जी अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलाते थे। अब ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये किसी भी एक्सट्रीम फाइल से कम नहीं है, और जब भी कांग्रेसी से देखते हैं चिढ़ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेसी इसी को फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, इसलिए और किसी और की फॉरेन पॉलिसी उन्हें समझ में नहीं आती और उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। अब नेहरू जी की डोमेस्टिक और इंटरनल पॉलिसी का आलम ये था कि उनके हिसाब से भारतीय बहुत ही पेट भर के खाना खाते थे, इसी से देश में फूड शॉर्टेज हुआ और इसी अनाज की कमी को पूरा करने के लिए नेहरू जी बार बार विदेश जाते थे और लोगों के गले लगते थे, वहां के विदेशी नेताओं के गले लगते थे ताकि देश में फूड आ पाए। अब देखिए नेहरू जी क्या बोल रहे हैं। दोस्तों एक एडविना माउंटबेटन नाम की फॉरेन पॉलिसी थी, वो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी थी और नेहरू जी इस कदर उस पॉलिसी में डूबे हुए थे जिसका नतीजा आज तक ये देश भुगत रहा है। The relationship that you refer to in your book, you say that the Edwina-Nehru relationship was also of use to your father as viceroy, that he often appealed to Panditji through the influence your mother had, and that this was particularly useful handling tricky situations like Kashmir. That is true. यहाँ तक कि वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि सार्वजनिक रूप से क्लेम कर चुके हैं कि जिस बीमारी से नेहरू जी का निधन हुआ था वो भी इसी फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा था। हालांकि आधिकारिक और सरकारी दस्तावेज में नेहरू जी का जो मृत्यु का कारण है वो हार्ट अटैक है, और मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू सुनवा रहा हूँ। It's all introduced by Jawaharlal Nehru. This is a fraud of the first order. He had sons, out of women sannyasis. After all this, he died of syphilis, sexually contracted disease, from that white woman. What's her name? Murga's wife. अब ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का वीडियो था, वो क्या कहते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने फैक्ट चेक भी किया है और इतिहासकारों ने सुब्रमण्यम स्वामी के इन दावों को गलत और खारिज भी किया है। अब किसे क्या समझना है ये जनता पर निर्भर करता है, आप लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों नेहरू जी और एडविना के रिश्ते ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थे, बल्कि एक ऐसा अध्याय जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यह इतिहास का एक ऐसा अक्षय पात्र है जो कभी खाली होता ही नहीं है। एक किस्सा आप
ढूंढेंगे, एक किस्सा खत्म होगा तो दूसरा किस्सा आपके सामने फटाफट आ जाएगा। अब इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाला हूं जो कि असली है और खुशवंत सिंह की किताब से लिया गया है। उनकी किताब में उन्होंने ये लिखा है। खुशवंत सिंह कौन थे? एक काफी हमारे देश के बड़े एक जर्नलिस्ट, एक राइटर थे जो कि कांग्रेस के काफी करीब थे। हाल ही में एक चर्चित पॉडकास्ट में वरिष्ठ पत्रकार और बेस्ट सेलर किताब हेरान के लेखक प्रखर श्रीवास्तव ने एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का जिक्र किया है, बल्कि भारत के सबसे मशहूर पत्रकारों में से एक खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी से लिया है। अब खुशवंत सिंह जो कि दी इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस में एक घटना का विस्तार से वर्णन किया है। बात 1948 की, यानी कि 1948 की, जब देश नया नया आजाद हुआ था। नेहरू सरकार ने खुशवंत सिंह की नियुक्ति लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग यानी कि इंडियन हाई कमिश्नर लंदन में की हुई थी। खुशवंत सिंह नेहरू परिवार के बहुत ही करीबी थे, बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और एक तरह से अगर ये कहें कि भाई वो उनके दरबार के हिस्सा थे, दरबारी थे, तो कोई गलत नहीं होगा। अब 1948 में जब नेहरू जी लंदन की यात्रा पे पहुंचे तो उनकी फ्लाइट आधी रात को लैंड हुई। खुशवंत सिंह उन्हें रिसीव करने पहुंचे। अब एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद खुशवंत सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, सर आपके लिए आगे क्या व्यवस्था करनी है, आपको कहाँ चलना है? तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि तुम मेरे साथ चल के क्या करोगे, तुम अपने घर जाओ और कल सुबह मुझसे मिलना। अब खुशवंत सिंह वहां से चले गए, क्योंकि खुशवंत सिंह ठहरे उनके करीबी दरबारी, तो उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा और वो वहां से चले गए। लेकिन ना तो खुशवंत सिंह को यह अंदाजा था और ना ही जवाहरलाल नेहरू को कि लंदन की टाइपलेट मीडिया, टाइपलेट फोटोग्राफर्स उनका पीछा कर रहे थे। आधी रात को एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेहरू जी उस होटल या हाई कमिश्नर की इमारत में नहीं गए जहां उनके रुकने का आधिकारिक इंतजाम किया गया था। नेहरू जी सीधे पहुंचे लेडी एडविना माउंटबेटन के निजी घर। अब आधी रात के बाद जब नेहरू जी वहां पहुंचे तो लेडी माउंटबेटन उन्हें रिसीव करने बाहर आई और वो उस वक्त नाइट गाउन में थी। अब उनका पीछा किया जा रहा था, मीडिया के जो फोटोग्राफर थे उनका पीछा कर रहे थे, तो बाहर झाड़ियों में छुपे हुए ब्रिटिश पत्रकारों और फोटोग्राफरों ने तुरंत कैमरे का फ्लैश चमकाया और तस्वीरें खींच ली। अगली सुबह लंदन के तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पर ये तस्वीरें छपी हुई थी। जब सुबह खुशवंत सिंह प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने पहुंचे तो नेहरू जी बेहद गुस्से में थे। उन्होंने खुशवंत सिंह को डांटते हुए कहा कि तुम्हारा एक कैसा मीडिया मैनेजमेंट है, या फोटो अखबारों में कैसे छप गई। अब यहाँ पे प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी चर्चा में बताया कि खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे मन में आया कि भाई मुझे क्या पता कि देश का प्रधानमंत्री आधी रात को लेडी माउंटबेटन के घर चले जाएगा। बात तो सही है, खुशवंत सिंह को क्या पता था। वो अपने घर चले गए, नेहरू जी कहीं और ही पहुंच गए और अगले दिन अखबारों में। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिए, ये कोई नेहरू विरोधी या किसी राजनीतिक प्रतिनिधि का गढ़ा हुआ आरोप या कोई किस्सा नहीं है। खुशवंत सिंह कांग्रेस सरकार के नियुक्त किए गए अधिकारी थे और नेहरू परिवार के बेहद ही वफादार थे और बहुत ही करीबी थे। उन्होंने अपनी किताब में ये सब लिखा है। अब खुशवंत सिंह अगर मैं कहूँ कि दरबारी थे तो गलत नहीं होगा। अब नेहरू और लेडी माउंटबेटन के भी जितने भी खत गए हैं, जितने भी पत्राचार हुए हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है। जब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियम लाइब्रेरी में पत्र रखे गए थे तो बाद में सोनिया गांधी ने इनमें से एक बड़ा हिस्सा वहां से उठा लिया। सरकार ने आज तक उनसे कहा है कि भाई ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, इनको वापस लौटाइए, पर उन्होंने आज तक नहीं लौटाए। अब ये लेके कब गई थी? 2014 में, यानी कि जब इनकी सरकार चली गई थी तभी ये लेके चली गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड की जो साउथहैम्प यूनिवर्सिटी है वहां पे की लाइब्रेरी में भी नेहरू जी और लेडी माउंटबेटन के बीच में बहुत सारे जो गुप्त दस्तावेज थे, पत्र थे, वो रखे हुए हैं और ये बहुत डायरियां मौजूद हैं, लेकिन ये सभी गुप्त रूप से वहां पे रखा गया है और ये किसी को भी देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये दस्तावेज बिल्कुल भी ओपन नहीं है, कोई देख नहीं सकता, ये सार्वजनिक नहीं है और यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सार्वजनिक करने पे कानूनी रोक लगा रखी। अब ब्रिटिश कोर्ट में जब ये मामला गया था तो वहां पे तर्क दिया गया था कि भाई 1947 में जो बंटवारा हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि माउंटबेटन की डायरी में वो चीजें लिखी है, नेहरू के पत्रकार में नेहरू के जो खत है उनमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो भारत और ब्रिटेन के संबंध इससे खराब हो जाएंगे अगर ये चीजें सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है कि क्या नेहरू और लेडी माउंटबेटन के निजी संबंधों का असर भारत के बंटवारे पे पड़ा था? क्या भारत के हितों के साथ कोई समझौता हुआ था? अगर ऐसा नहीं है तो उन सारे लेटर्स को आप ओपन क्यों नहीं करते? ना ब्रिटिश सरकार करना चाहती है, ना नेहरू गांधी परिवार करना चाहता है और यही वजह थी कि सोनिया गांधी सारे के सारे पत्र जो 2014 में जैसे इलेक्शन हारे वो लेके चली गई और वो आज तक उन्होंने वापस नहीं की, जबकि कई बार उनसे मांगे गए हैं। लेकिन जिस तरह से एक एक करके सारे ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहे हैं, सच की परतें खुलती जा रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब सारे के सारे सवालों का जवाब देश के सामने होगा। अब राहुल गांधी खुद ही अपने आप को इतना एक्सपोज करने में लगे हुए हैं तो किसी और को कुछ करने की क्या जरूरत है? अब राहुल गांधी आज दूसरे की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी और पर्सनल रिलेशन पे बात निकलेगी तो इन लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। दोस्तों छोटा सा किस्सा मैं आपको और बताता हूँ कि
1962 की वॉर में जब भारत चीन से हार गया तो उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उसके बाद वॉर के बाद वो भारत आए। प्रेसिडेंट कैनेडी वो भारत आए, वो नेहरू जी से मिले। अब इतना मामला इतना उस समय बिगड़ा हुआ था कि भाई हम युद्ध हार के बैठे हुए थे, तो कैनेडी ये सोच रहे थे कि इस पे विस्तार से बातचीत होगी और कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन नेहरू ने उसके बारे में कोई बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। कैनेडी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैंने नेहरू से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई ढंग से बात नहीं की इस इतने बड़े मुद्दे पे, जबकि भारत चीन से हार चुका था, हमारी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा लद्दाख का चीन ने कब्जा कर लिया था। वो इस पे बात करने को तैयार नहीं थे, बल्कि उनका इंटरेस्ट कैनेडी की वाइफ और उनकी बहन से बात करने में ज्यादा था। ये बात कैनेडी ने खुद अपनी बुक में लिखी है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो भी चीजें वो फैक्ट चेक है और आप भी खुद इंटरनेट पे सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, आप खुद भी सारी चीजों के फैक्ट चेक कर सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको क्या लगता है कि क्या 1947 में देश के फैसलों पर व्यक्तिगत संबंधों का असर पड़ा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए सनसनीखेज मुद्दे के साथ और अभी इजाजत दे दिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।